Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD गुरुकुल for class 12th। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताए थे और यहाँ पर इस क्लास में हम आपके इंट्रोडक्शन के बाद हर्ट्ज, हॉलैक्स, लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ये हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जनरली बच्चे से पूछते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया, तो मोस्टली बच्चे आइंस्टाइन बोल देते हैं, जबकि आइंस्टाइन ने इनके रिजल्ट लास्ट में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। इनका डिस्कवरर जो है हर्ज है। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी का हम यूनिट भी हर्ज लिखते हैं इन्हीं साइंटिस्ट के सम्मान में। तो आज हम आपके सामने यही रखने वाले हैं और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि जब भी पेपर होगा, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, हर पेपर में इस टॉपिक्स में से एक न एक क्वेश्चन रहना जरूरी है। चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 2 का हो या 3 का हो, मैक्सिमम 3 से बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ एक्सपेरिमेंट वगैरह देखते हो, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ध्यान में रखना है आपको, मेनली इसके। तो अब आपके देखते हैं हर्ज, हॉलैक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ज ऑब्जर्वेशन में देखो, द फेनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, the phenomena of photoelectric emission was discovered by Heinrich Hertz in 1887 when he was working with with electromagnetic wave experiment। रियल में आप कहोगे सर कोई जो खोज करते हैं तो इसको खोजने के लिए चले होंगे, लेकिन ऐसी नहीं है। करीब मोस्टली जो डिस्कवरी हुआ है, कर हम कुछ और रहे हैं और मिल गया कुछ और। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें ये ऑब्जर्वेशन हुआ और इसी पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाल दिए। ही फाउंड दैट, उन्होंने क्या पाया, व्हेन सुटेबल रेडिएशन फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, सम इलेक्ट्रॉन नियर द मेटल सरफेस एब्जॉर्ब एनर्जी, यहाँ एनएफ लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग, एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशंस। Due to it, they are able to overcome the attraction of positive ions in the metal surface and escape to the surrounding space। जैसे कहते हैं इन्होंने क्या किया, एक मेटल सरफेस पर है, जब उस पर लाइट गिराया, सुटेबल रेडिएशन गिराया, तो देखा गया कि यहाँ से कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं, ऐसा उन्होंने दिया। और निकलते हैं और पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर 2 प्लेट हैं बेटा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो निगेटिव प्लेट पर जब गिरते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया, जैसे देख लो बेटा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल से बंधा हुआ है, अब इसको 10 से अधिक जूल 10 देंगे तब तो ये निकल के यहीं तक रह जाएगा, 9 देंगे तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके अट्रैक्शन फ्री करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। अब यहाँ से हम ज्यादा एनर्जी देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 10 जूल एनर्जी निकलने में खर्च कर लिया और बाकी जो बच जाएगा एनर्जी उससे वो आगे गया, जिसको किनेटिक एनर्जी का मतलब रेडिएशन वाला एनर्जी 2 पार्ट में खर्च हुआ। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री होने में, अट्रैक्शन के बल द्वारा जो बंधा हुआ था उससे फ्री होने में, और बाकी पार्ट से आगे जाता है। ये ऐसे ही है जैसे हम आपको कह देते हैं कि बेटा 100 रुपया ले लो और मेट्रो का टिकट कटाओ, कितने दूर तक, जो बच्चा सबसे लंबा टिकट कटाएगा, अधिक कीमत का कटाएगा, उन्हें प्राइज मिलेगा। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं भाई, घर से जो जाएगा मेट्रो स्टेशन, ई रिक्शा से या किसी न किसी तरह से जाएगा, तो वो खर्चा हो गया। तो ये कहलाता है हमारा वर्क फंक्शन। अब बाकी जो पैसे बच जाएंगे उसी से तो टिकट कटाएंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो पैदल ही चला गया, तो भाई पैदल चला गया तो पैदल आपका एनर्जी खर्च हुआ ना, एनर्जी खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे खाने पीने के लिए। इस तरह से आपके कुछ एनर्जी उसको अट्रैक्शन से फ्री होने में खर्च हो गया, बाकी से वो आगे जाएगा। उसी को लिखते हैं यहाँ पर, when suitable radiation fall on a metal surface, some electron near the surface absorb energy from the incident radiations. Due to it,
they are able to overcome the attraction of positive ions in the metal surface and escape to the surrounding. ये इनका ऑब्जर्वेशन था, बट दैट टाइम ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, ऐसा क्यों होता है, कहाँ से होता है, इसका क्या रीजन है, इसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन आखिर डिस्कवर तो यही किए, इन्हीं के नाम पर आगे भी डिस्कवर लिखा गया। अब जब ये नया डिस्कवरी हुआ, कहोगे सर यहाँ पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हम बोलते हैं बार बार, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ 1897 में। बाद में पता चला ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इसी के ऊपर हॉलक्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन देखो। हॉलक एंड लेनार्ड मेड अ detailed study of photoelectric effect during 1886 to 1902। 1886 से लेकर 1902 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे, और इस बीच में क्या क्या रिजल्ट आया वो नोट करते गए, और उसके आधार पर इन्होंने अपना रिजल्ट दिया। ही ऑब्जर्व्ड, इन्होंने क्या देखा, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल ऑन एमीटर प्लेट, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको एमीटर प्लेट कहते हैं, या निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, निगेटिव प्लेट भी कहते हैं, और जिनके तरफ जाते हैं वो पॉजिटिव प्लेट कहलाता है, या एनोड आज के डेट में हम कहते हैं। ही ऑब्जर्व्ड व्हेन ultraviolet radiation fall on emitter plate, negative plate, electrons are emitted from it, which are attracted toward other plate, metal plate called positive plate or collector plate, attracted toward other plate called collector plate या positive plate, kept at positive potential. The flow of electron through evacuated glass tube result in the current flow in the circuit। जैसे बेटा यहाँ से रेडिएशन गिरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये सारा का सारा सिस्टम एक ग्लास ट्यूब के भीतर है, यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब इलेक्ट्रॉन तो कोई देखता नहीं है, तो निकला कि नहीं निकला किसको पता है। तो देखा गया जैसे हम रेडिएशन गिराते हैं तो बाहर का जो सर्किट है उस सर्किट में करंट आ जाता है। जब रेडिएशन रोक देते हैं तो करंट नहीं होता है। इसका मतलब करंट फ्लो करने के लिए चार्ज चाहिए, चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकला। Thus, light falling on the surface of emitter causes current in the external circuit. He also observed that negatively charged particles were ejected out from the zinc plate under the action of UV rays, ultraviolet radiation। यदि यहाँ पर हम नेगेटिव प्लेट की जगह पर जिंक का प्लेट रख देते हैं तो यूवी रेज गिरने से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर देखो, he also observed that there was no emission of electron from the emitter plate if frequency of light was smaller than certain minimum value called threshold frequency। अब आप जनरली एनर्जी में क्या जानते हो, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो, E इक्वल टू एच नू। नू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो देखा गया यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगा। तो देखो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, यदि उससे कम एनर्जी गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो उस देखो अब यहाँ पर एनर्जी हमने इस एनर्जी पर निकल गया, थोड़ा और कम किए तो निकल गया, अब थोड़ा कम किए तो नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो एनर्जी था मिनिमम जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी को इन्होंने कहा, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर प्लेट इफ frequency of light was smaller than certain minimum value called threshold frequency। The value of threshold frequency depends on the nature of material of the emitter plate। emitter plate के material का nature कैसा है इस पर ये डिपेंड करते हैं। अब ये सारा काम जैसे इन्होंने लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने के बाद आपके इसके ऑब्जर्व किए तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, तो ये सब अब यहाँ देखो। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट जो बनाया, एपरेटस जो बनाया उन लोगों ने, तो एपरेटस कैसा था इसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब है,
और यहाँ पर W देख रहे हो, जरा कर्सर देखना बेटा, W जो है आपका ये विंडो कहलाते हैं। ये क्वार्ट्ज का फिल्टर ग्लास है, इनसे हम जिस रेडिएशन को पास करना चाहेंगे उसको पास करेंगे, जिसको रोकना चाहते हैं रोकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्वार्ट्ज फिल्टर। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट ऑफ सोर्स, यहाँ से रेज निकला है, लाइट एनर्जी, और यहाँ पर सी से जाके टकराया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जो हम डायग्राम में नहीं दिखा पाए हैं, आपके बुकों में होगा, देख लेना। ये पूरा ग्लास जो है इसको कहते हैं एविक्वेटेड ग्लास ट्यूब है। ये ए एनोड है, इनका कनेक्शन है माइक्रो अमीटर से। माइक्रो अमीटर का मतलब 1 एम्पियर का 10 पावर -6 टाइम्स स्मॉलर करंट भी ये मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर माइक्रो अमीटर है, फिर नीचे देखते हो डायग्राम में रिवर्सिंग की, रिवर्स की का नाम है, जैसे ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हम जब चाहें इसकी पोलरिटी बदल सकते हैं, इसको हम प्लस बना सकते हैं, इसको माइनस बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रिवर्सिंग की लगाया गया है। और इसमें प्लस माइनस दिखाने के लिए इस पर प्लस इस पर माइनस, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ये वोल्टेज डिवाइडर है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस रास्ते में बढ़ाओगे वोल्टेज घटता जाएगा, इसको खिसका के इधर ले आते हैं तो रेजिस्टेंस घट गया तो वोल्टेज बढ़ गया, कहना मतलब अलग अलग वोल्टेज पर इसको हम मेजर करते हैं। ये बैटरी का सिस्टम है। जैसे आप लोग लैब में रियोस्टेट देखा होगा, तो रियोस्टेट में ये सिस्टम होते हैं। ये टोटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। समझ में आ रहे हैं बेटे? हेलो हेलो, रिप्लाई? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर सी देखो, यहाँ पेपर में कितना लिखना है या क्या याद रखना है। सी कैथोड और एमिटर और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ए एनोड कहते हैं और प्लेट और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, डब्ल्यू विंडो है, म्यू ए माइक्रो अमीटर है, वी वोल्ट मीटर, बी बैटरी, के की। बस इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस इतना नाम लिख दिया बस हो गया। फिर लिखना है द schematic diagram of experimental arrangement is shown in figure to study in detailed। डिटेल्ड स्टडी के लिए हमें जो apparatus की जरूरत है वो फिगर में हमने दिखा दिए है। अब अलग अलग हम इफेक्ट का पता करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जैसे कोई कहते हैं ना एनर्जी तो सेम है लेकिन कोई तेज है कोई डल है, डल है। जो लाइट तेज रहते हैं उसको कहते हैं ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट है, और डल रहते हैं तो उसको कहते हैं कम इंटेंसिटी का है। अब इस तरह से एनर्जी सेम रखते हैं, कहने मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, और उसी में तेज लाइट और डिम लाइट हम यूज करते हैं। तो देखा गया कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट बढ़ता जाता है। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स रखा गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, कहने मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की सर्किट में बढ़ जाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। इसी आधार पर इन्होंने यहाँ लिखे हैं। पहला देखो अब क्या क्या लिखना है, लर्न क्या करना है। यूजिंग इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, एंड कीपिंग द प्लेट ए एट अ फिक्स सुटेबल वोल्टेज, और ए का वोल्टेज भी हमने फिक्स कर दिया। इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रॉन electric current varies linearly with intensity of the incident radiation as shown graphically in figure। जैसे इंटेंसिटी बढ़ते हैं तो करंट उसका प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया गया करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया मीन्स इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। उसी को ग्राफ में यहाँ पर दिखाया है। अब पेपर में आपको ऐसे ही ग्राफ दे देगा, कहेगा बताओ इससे क्या पता चलता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, स्ट्रेट लाइंस। अब करंट बढ़ गया मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसी को सेकंड पॉइंट में हम लिखते हैं एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second. So, number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of the incident radiation। जब आपके करंट बढ़ गया मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इंटेंसिटी बढ़ाने से ये हो रहा है, तो हम लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड is directly proportional to intensity। more intensity more photoelectrons, इतना याद रखो, less intensity less photoelectron।
इन दोनों के बीच में जो ग्राफ देते हैं, तो पेपर में आपको ऐसे ही ग्राफ दे देगा, बताओ ये क्या बताता है, या कहेगा इन दोनों के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अलोंग वाई एक्सिस है और इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो हो गया इंटेंसिटी का इफेक्ट। अब हम वोल्टेज, अब हम रिवर्सिंग की लगा रखे हैं, उसके कारण ए और सी का वोल्टेज में हम चेंज करते हैं। देखो सी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ए का काम है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक ऐसा पोजीशन होगा जो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब जितने वोल्टेज पर है उसने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है आ रहा है। अब वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब करंट वहां जाके फिक्स हो जाएगा, उस करंट को हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। अब इसी को यहाँ पर देखो क्या लिखना, एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दिया, मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स कर दिया। एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी मैंने फिक्स किया। इट इज फाउंड दैट photoelectric current increases gradually with increase in positive potential। इसी को देखो, यदि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी फिक्स है, तो जैसे जैसे हमने पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज बढ़ाते गए, ए का वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया। इसी को लिखते हैं, एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड इंटेंसिटी इट इज फाउंड दैट photoelectric current increases gradually with increase in positive potential. At some one stage for a positive potential and plate A, the photoelectric current becomes maximum और सैचुरेट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाएगा और सैचुरेट हो जाएगा। मींस यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है मैक्सिमम होके, अब उसके बाद यदि वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो कुछ नहीं होता। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। सी द सैचुरेशन करंट correspond to the state when all photoelectrons emitted from the cathode C reach the anode plate। का मतलब यहाँ से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंच गया, अब जितना निकल रहा है वहां पहुंच रहा है, रास्ते में कोई रुक नहीं रहा। अब यदि वोल्टेज बढ़ाएंगे भी तो भाई निकलने वाले को ही नहीं अट्रैक्ट करेगा। निकल तो रहा है, मान लो शुरू में 50 निकल रहा था, वोल्टेज बढ़ाए 60 पर पहुंच गया, फिर वोल्टेज बढ़ाए 100 पर आ गया, अब 100 से ज्यादा निकल ही नहीं रहा। तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे भी तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ेगा नहीं, मीन्स करंट बढ़ेगा नहीं। ये था आपके पॉजिटिव। यदि वोल्टेज बढ़ाते गए तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकला सबको हमने अट्रैक्ट कर लिया। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो अट्रैक्ट किसको करेगा। कहने का मतलब अब एक्स्ट्रा तभी होगा यदि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर रखा है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर रखा है। यहाँ तक ये बता दिए। अब इसी ए वोल्टेज का वोल्टेज घटाते जाएंगे तो नेगेटिव तक पहुंचेंगे, तब क्या होगा देखो। नाउ अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल टू ए with respect to C, photoelectric current decreases. It is so because photoelectron emitted from C are repelled by negative potential है। अब यदि A पॉजिटिव था तो अट्रैक्ट कर रहा था, अब A को नेगेटिव कर देंगे तो ये रिपेल करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था वो रुकना शुरू होगा। अब जिसकी एनर्जी हाई है वो तो पहुंच जाएगा, जिसकी कम है वो रास्ते में रुक गया। अब जैसे जैसे कम करते गए तो एक ऐसा स्टेप आएगा, इतनी कम वोल्टेज जो भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसको इसने रोक दिया। कहने मतलब अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता, मीन्स करंट जीरो हो गया। इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर करंट जीरो हो गया उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, क्योंकि इन्होंने करंट को रोक दिया। इसको V0 से शो करते हैं, तो देख लो। नाउ अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल A to A with respect to C, photoelectric current decreases. It is so because photoelectron emitted from C are repelled by negative potential of A, and only energetic photoelectrons are reaching the plate A। केवल energetic photoelectron पहुंचते हैं E में। By increasing negative potential of A gradually, we find that photoelectron current decreases rapidly and it becomes zero at a certain value of negative potential V0 on plate A।
This negative potential of A is called stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल। इन्होंने करंट को जीरो कर दिया, करंट फ्लो रोक दिया, इसलिए इसका नाम कट ऑफ पोटेंशियल भी है, और स्टॉप किया, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है। At this stage, even the fastest electrons cannot reach the plate A। जो फास्ट से फास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी ए पर नहीं पहुंचता है, मींस करंट जीरो है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ने जितना काम किया, इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को रोका, कहने मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा जो वर्क हुआ और जो काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट given to plate A with respect to plate C at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential or cut-off potential. If EV the charge on the photoelectron, then work done in stopping potential. बेटा चैप्टर 4 फर्स्ट में भी सीखा था, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल का डिफिनीशन समय W इक्वल टू Q इंटू V। चार्ज को हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा जो वर्क डन हुआ W इक्वल टू E इंटू V नॉट, V को V नॉट हमने माना। इतना वर्क डन इसने रोकने में किया। अब ये इसके काइनेटिक एनर्जी को रोका है, तो इसका मतलब दोनों फॉर्म तो अलग है लेकिन दोनों एनर्जी इक्वल होगा। If EV the charge on photoelectron, then work done in stopping electron is W equal to E naught into V naught, and kinetic energy of electron half m V square, V max का square. Here electron is stopped by work done by potential of A, therefore work done equal to kinetic energy, and EV naught equal to half m V max square. दिस इज इक्वल, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखोगे तो इसके न्यूमेरिकल सब बड़े हल्के हल्के होते हैं, आराम से बनाओगे, धीरे धीरे बन जाएगा, इस समय कोई ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट करो और रिजल्ट आ जाएगा। इतने जो पढ़े तो इसका रिजल्ट क्या आया पूरे का। अब इस पूरे का जो सेकंड वोल्टेज बढ़ाने घटाने का रिजल्ट को इन्होंने लिखा, यहाँ पर रिजल्ट हमने नोट कर दिए हैं। और इससे पहले इसका ग्राफ देख लो बेटा। ग्राफ में हमने क्या देखा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता गया। पहला ग्राफ इंटेंसिटी I1 हमने रखा तो करंट बढ़ता गया, आगे चल के फिक्स हो गया। अब हम वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाते भी हैं तो करंट बढ़ नहीं रहा, ये तो सैचुरेशन करंट हो गया। I2 यदि फ्रीक्वेंट इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाता है। I3 का ये अलग है, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ये इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी का एक जैसे ही है, इसलिए इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई अंतर नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मुझे नेगेटिव वोल्टेज जाना पड़ा लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ देखो इन सभी के रिजल्ट ही यहाँ पर ये ग्राफ दे देगा, याद कर देगा ग्राफ बनाओ या ग्राफ दे देगा, इसी पर क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ क्या बनाता है, बताता है I1 बड़ा है, I2 बड़ा है, इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारे बन जाते हैं इस पर। इसलिए मैंने बताया मॉडर्न फिजिक्स से 30% क्वेश्चन, चाहे नीट का पेपर हो चाहे जेई का हो, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं और इसका ब्रेन ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आंसर बना देगी। अब इन रिजल्ट का देखो कंक्लूजन, ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स Point 1. All photoelectrons emitted from metal surface are not having the same kinetic energy. सभी का kinetic energy same नहीं है। Second, the radiation for the radiation, यहाँ पर देखो second point, for the radiation of given frequency material of C, the value of stopping potential is independent of intensity. Intensity सबका अलग अलग है परंतु स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम ही है। अब आपके आ जाओ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया मींस एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो यहाँ पर तब तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज ये मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये टोटल रिजल्ट इसमें ये आ जाते हैं। टेकिंग रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी,
different frequency at constant intensity, intensity fix है, frequency अलग अलग है, we get the variation of type as shown in figure, तब मुझे इस तरह का ग्राफ बनता है। इंटेंसिटी सेम है इसलिए सभी का सैचुरेशन करंट सेम हो गया। अब सैचुरेशन करंट सबका सेम हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है इसलिए सभी का स्टॉपिंग वोल्टेज अलग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, मीन्स हाई एनर्जी लो एनर्जी, जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसका स्टॉपिंग वोल्टेज भी ज्यादा नेगेटिव है। इस ग्राफ से हमें क्या, फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट द फॉलोइंग, क्या पाला, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशन है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है। सेकंड पॉइंट, the value of stopping potential is more negative for radiation of higher incident frequency, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्वाभाविक है उसका एनर्जी ज्यादा है, तो उसको रोकने के लिए मुझे ज्यादा नेगेटिव में जाना पड़ेगा। तीसरा, the value of saturation current depends on the intensity of incident radiation but is independent of frequency of incident radiation। देख लिया आपने, सैचुरेशन करंट सबका एक जैसा है, कहना मतलब फ्रीक्वेंसी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। If we plot a graph between a stopping potential and frequency of incident radiation for two different metals A and B, we get the graph as shown in figure। हमने दो मेटल लिया A और B, इनका ग्राफ हमने फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर खींचा। तो देख लो बेटा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मुझे। A का मिनिमम एनर्जी कितना है, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट 1, न्यू नॉट 2, 2 हमने लिखा है, तो ये न्यू नॉट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका है, ये इसका थ्रेशोल्ड, माने इससे कम पर ये करंट नहीं निकलेगा वोल्टेज। अब इनके ग्राफ बनते हैं, तो देख लो, फ्रॉम द ग्राफ यू फाइंड दैट फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लिनियरली विद फ्रीक्वेंसी, कहने मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप लोग मैथ के बच्चे नहीं हैं तो वहां पर y इक्वल टू mx प्लस c, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है इसका इंटरसेप्ट ये हो गया, ये वर्क फंक्शन है फाइ नॉट 1 बाई ई, इसका हो गया फाइ नॉट 2 बाई ई, ये इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। फॉर अ given photosynthetic material there is a certain minimum cutoff frequency nu naught is called threshold frequency for which stopping potential is 0, जिनके लिए stopping potential 0 है। Higher the second third point, the higher is work function for a photosensitive material, the greater is value of threshold frequency, जिनकी स्वाभाविक है वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा रहेगा, का मतलब उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट, इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस माइनस फाइ नॉट अपॉन ई या माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ये इंटरसेप्ट है, देयरफॉर वर्क फंक्शन निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके वर्क फंक्शन निकल जाएंगे। इन सारे पढ़ने के आधार पर इतने साल के बाद इन लोगों ने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का लॉज दिया। पहला लॉ, फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इंटेंसिटी का प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा लॉ, फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो व्हिच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने कहा भी जैसे इसको निकलने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, आप 9 जूल एनर्जी वाला फोटोन गिराओगे तो नहीं निकलेगा, इसलिए इस मिनिमम एनर्जी जिससे ये निकल जाए बाहर चले नहीं तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड लॉ हो गया, फॉर ए गिवन मेटल
there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which there is no emission of photoelectrons takes place. This minimum frequency is called threshold frequency. Third point, above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is independent of intensity of incident light but depends upon the frequency. इसका kinetic energy जो डिपेंड करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि भाई उसका फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है। फोर्थ लॉ, अब कहोगे सर इसमें टाइम कितना, लाइट गिरा तो इलेक्ट्रॉन के निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो नेग्लिजिबल टाइम 10⁻⁹ सेकंड से भी कम लगता है, गिरता है और उसके भीतर ये निकल जाते हैं। photoelectric emission is an fourth law. Photoelectric emission is an instantaneous process. The time lag between the incident of radiation and emission of photoelectrons is very small, less than even 10⁻⁹ सेकंड। इस तरह से आपने देखा 4 लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम आप सभी बच्चों से एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ये वीडियो लेक्चर का भी काम करेगा और नोट्स का भी काम करेगा। साथ साथ सभी बच्चों से गुजारिश है हमारे ज्वाइन बटन में ज्वाइन करो और उससे आपके जो उसका टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, जैसे नीट का है या जेई मेन का है या जेई एडवांस का या सीबीएसई 9-10 क्लास के हैं, इन सब के जो लेक्चर लाइव देंगे वो आपके पास पहुंचेंगे। थैंक यू।